सर। ओके तो चलो अब हम शुरू करते हैं। कैलोरीमेट्री के डाउट्स आपने मुझे बता दिए कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, हम एक एक करके करेंगे। अगर किसी ने अभी तक डाउट्स नहीं बताए तो वो भी बता दे यार, ठीक है? बीच में बोल लेना या चैट कर देना या मुझे हैंड रेज कर देना। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट यार। एडमिट एडमिट ओके। ये क्या हो गया? सेकंड यार, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आज थोड़ी ज़्यादा आ रही हैं। सो कैलोरीमेट्री से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे हम। जो जो क्वेश्चंस आपने मुझे पहले बता दिए मैं वही क्वेश्चंस डिस्कस करता जाऊंगा। सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 2। Question 2 says, at normal temperature and pressure, water boils at 100 degrees Celsius. Deep down a mine, water will boil at what temperature? Below 100, exactly 100, more than 100, or what can we say? ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि बॉइलिंग का मतलब क्या होता है। बॉइलिंग को आम आदमी से पूछो तो बॉइलिंग के लिए वो कहेगा कि भाई लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू स्टीम इज कॉल्ड बॉइलिंग। दैट इज नॉट बॉइलिंग, ठीक है? ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड डेफिनेशन है। लिक्विड कन्वर्टिंग टू स्टीम इज नॉट सिंपल बॉइलिंग। ओके, बॉइलिंग का मतलब है, देखो लिक्विड जो है हर टेम्परेचर पे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तभी हम कपड़े सुखा लेते हैं यार। कपड़े 100 डिग्री सेल्सियस तक जाए बिना भी कैसे सूख जाते हैं? क्योंकि लिक्विड हर टेम्परेचर पे स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। अबव 4 डिग्री सेल्सियस वाटर कन्वर्ट्स टू स्टीम एट ऑल टेम्परेचर्स। बॉइलिंग का मतलब क्या है कि जो वाटर वेपर है वो एक गैस है, ठीक है? वाटर वेपर एक गैस है, इसका प्रेशर शुड बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? बॉइलिंग का असली मतलब है कि वाटर वेपर का प्रेशर इक्वल्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या जो भी आपने बाहर से प्रेशर अप्लाई कर रखा है, ठीक है? एटमॉस्फेरिक या एक्सटर्नल प्रेशर। तो अब देखो, अगर हम नीचे चले जाते हैं, मतलब हम एक माइन के अंदर चले जाते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है? अगर हम एक माइन के अंदर चले जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो यानी कि अब वाटर वेपर को भी हमें ज्यादा वाटर वेपर चाहिए ताकि हम उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर सकें, ठीक है? सो वी नीड अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर प्रेशर, सॉरी, ग्रेटर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स टू मेक इट इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमें पता है P इज इक्वल टू N अपॉन V इंटू R इंटू टी, ठीक है? या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू आर टी डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला आपने श्योर केमिस्ट्री में किया हुआ होगा। अगर आपने ये फॉर्मूला नहीं किया है या भूल गए हो, डोंट वरी, इसके नेक्स्ट चैप्टर हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस होगा जहां मैं आपको ये फॉर्मूला दोबारा कराऊंगा, ठीक है? तो देखो, वाटर वेपर की डेंसिटी कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर मास कांस्टेंट है, एंड ऑफ कोर्स गैस कांस्टेंट तो नाम से ही कांस्टेंट है। अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है तो आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? तो माइन के अंदर क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो आपको ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ताकि वाटर वेपर का प्रेशर उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ सके। सो दैट मींस वाटर बॉइल्स एट अ ग्रेटर टेम्परेचर, ठीक है? और अच्छा, अगर आप कहीं हिल स्टेशन पे चले जाते हैं जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि आपके ऊपर जो एटमॉस्फेयर की लेयर है उसकी थिकनेस कम हो जाती है, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। इसीलिए हिल स्टेशन पे खाना बनाने में, स्पेशली जो चीजें बॉईल होती हैं, चावल या मैगी, मैगी बनाने में बहुत टाइम लगता है हिल स्टेशन पे। अगर आप में से कभी कोई ट्रेकिंग पे गया होगा, दे वुड हैव रियलाइज्ड ट्रेकर्स मैक्सिमम टाइम पे बॉइल खाना ही खाते हैं, और वो उनको बॉईल करने में बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। और जो बहुत ज्यादा तगड़ी ट्रेकिंग करते हैं ना, माउंट एवरेस्ट टाइप की, उनको तो वहां पर खाना बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उनको प्रोटीन बार्स वगैरह ही खाने पड़ते हैं। वहां पर खाना गर्म करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है उनके लिए। सेम रीजन, वाटर वहां पर बहुत कम टेम्परेचर पे बॉईल होता है, तो खाने के लिए आप 100 डिग्री सेल्सियस तक जा ही नहीं सकते। वाटर अगर आपका 75-80 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होकर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया तो, ठीक है? चलो, मोर अबाउट दिस व्हेन वी गेट टू केटीजी। क्वेश्चन नंबर 11, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अब देखो, आइस क्या है? आइस इज सॉलिड वाटर, यानी कि मॉलिक्यूल सॉलिड स्ट्रक्चर में लगे हुए हैं।
अच्छा मैंने यहाँ पर वाटर बॉइल्स एट ग्रेटर प्रेशर लिख दिया है, सॉरी ये ग्रेटर टेम्परेचर लिखना चाहिए था। किसी को अगर बात समझ नहीं आ रही है तो यार बता देना, ओके बता देना, क्योंकि मैं कई बार बहुत तेजी से आगे बढ़ जाता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाए तो क्या असर पड़ेगा? जब आप एक्सटर्नल प्रेशर लगा दोगे तो यार एक स्ट्रेस डेवलप होगा, ठीक है, एक स्ट्रेस डेवलप होने लग जाएगा आइस के अंदर। ये स्ट्रेस क्या करेगा? ये बॉन्ड्स को कंप्रेस या स्ट्रेच कर देगा, ठीक है, ये बॉन्ड्स को इक्विलिब्रियम से हटा देगा। और जो बॉन्ड्स इक्विलिब्रियम में नहीं होते उनको तोड़ना बड़ा आसान होता है। इक्विलिब्रियम से किसी चीज को हटाना या तोड़ना मुश्किल है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम पे पहले ही नहीं है उसको तोड़ना या हटाना बहुत ही आसान हो जाता है। सो बॉन्ड्स ब्रेक इजीली। तो आपको आइस को, मान लो आपके पास जो आइस है उसका टेम्परेचर है -10, तो आपको उसको हीट करके 0 तक ले जाने की जरूरत नहीं है, वो -5 पे ही उसके बॉन्ड्स ब्रेक हो चुके होंगे। सो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसे रूम टेम्परेचर की तरफ से सोचने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। सोचना कि आप आइस को हाथ में पकड़ के खड़े हो ऐसे कमरे में जिसका टेम्परेचर ऑलरेडी -10 है। अगर आप उसको जोर से दबाने लगोगे तो आपके लगाए हुए फोर्स की वजह से एक स्ट्रेस डेवलप होगा और उस स्ट्रेस की वजह से बॉन्ड्स पहले ही टूटने लग जाएंगे। तो आइस 0 डिग्री की जगह -5 पे ही मेल्ट होने लग जाएगी। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? यस सर। ठीक है, देखो मुझे पता है कि ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, ये किसी बुक में नहीं लिखी हैं, बट यही इंट्यूशन अपने अंदर डेवलप करना है सोचने का। ओके, इसीलिए मैंने ये चीजें आपको डायरेक्ट पहले लिखवाई नहीं, क्योंकि लिखवाता तो ये ट्रिवियल फैक्ट्स बन के रह जाते, लेकिन जब इनके बारे में सोचने लगोगे, लॉजिक लगाने लगोगे, तब एक इंट्यूशन अपने अंदर डेवलप होगी और कोई नया क्वेश्चन भी आ गया तो उसको भी कर सकोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट इज द वाटर वेपर प्रेशर ऑफ at sorry हाँ vapor pressure of water at 100 degree Celsius. So as we know water boils at 100 degree Celsius, और अभी अभी हमने बॉइलिंग की डेफिनेशन पढ़ी है, ठीक है, अभी अभी हमने बॉइलिंग की वो पढ़ी ही है डेफिनेशन। तो बॉइलिंग पे अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो रहा है तो मतलब वाटर वेपर का जो प्रेशर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे आके एयर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। और एयर प्रेशर तो हम पढ़ ही चुके हैं कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल्स। ये वैल्यू हमने बहुत पहले की थी जब हमने फ्लूइड स्टार्ट ही किया था। ठीक है, तो अगर आप बॉइलिंग का मतलब समझते हो तो आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते थे। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। चलो यस सर। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं। टू स्फीयर्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। टू स्फीयर्स मेड ऑफ सेम सब्सटेंस have their diameters in the ratio 1:2. What are the thermal capacities in the ratio? ध्यान देना क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं स्पेसिफिक हीट और थर्मल कैपेसिटी के बीच में, और इसीलिए मैंने आपको ये दोनों क्वांटिटीज अलग अलग डिफाइन करवाई भी थी। स्पेसिफिक हीट जो होती है वो मास या साइज पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन थर्मल कैपेसिटी जो होती है वो मास के ऊपर डिपेंड करती है, वो होती है मास इंटू स्पेसिफिक हीट। तो अगर हमने C1/C2 लेना है, दोनों की थर्मल कैपेसिटी का रेशियो लेना है, तो M1 इंटू एस अपॉन M2 इंटू एस। हमें कहा है कि ये दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, तो मतलब इन दोनों की स्पेसिफिक हीट तो सेम ही होगी, तो ये तो चलो कैंसिल हो गया टर्म। बात आ गई M1/M2 की। समस्या ये है कि हमें इनके मास का नहीं, हमें इनके डायमीटर या रेडियस का रेशियो दे रखा है। नो प्रॉब्लम, मास को रेडियस में कैसे कन्वर्ट करना है हमें आता है, डेंसिटी के थ्रू। तो C1/C2 विल बी रो इंटू 4/3 पाई R1 क्यूब अपॉन रो इंटू 4/3 पाई R2 क्यूब। सब कैंसिल हो गया, दिस इज R1/R2 का क्यूब। अच्छा, रेडियस का रेशियो वही रहेगा जो डायमीटर का रेशियो होता है, हाँ या ना, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो यार। डायमीटर्स का रेशियो दिया हुआ है हमें 1/2, ठीक है। सो C1/C2 हमारे पास आ गया 1/8, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। अंजलि
बाहर देखना आ गया फ्लिपकार्ट डिलीवरी है। ठीक है जी, डन। क्वेश्चन 15 डन एवरीवन। Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 16। अरे यार ये तो इजी क्वेश्चन है। वर्क डन इन कन्वर्टिंग 1 gram of ice at -10 degree Celsius into steam at 100 degree Celsius। अच्छा, इसके लिए कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, जो वैल्यूज हमने की हुई है, लेटेंट हीट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और स्पेसिफिक हीट। तो हमें 1 ग्राम आइस को कन्वर्ट करना है 1 ग्राम स्टीम में, लेकिन ये डायरेक्टली नहीं होगा। ये चीज डायरेक्टली नहीं हो सकती ना। अरे यार Yes, sir. इसने मुझे भी दुखी कर रखा। जस्ट अ मोमेंट, हाँ पता नहीं। हेलो हेलो, हाँ जी, आप घर के बाहर हैं? आप घर के बाहर हो? ऊपर आ जाइए और बेल बजा दीजिए। रियली सॉरी अबाउट दैट। कुछ होते हैं जो मानते नहीं है, बार बार फोन करते रहते हैं। एनीवेज, तो हमें 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स लगेंगे। सबसे पहले 1 ग्राम आइस जिसका टेम्परेचर हमें दिया हुआ है -10 डिग्री सेल्सियस, इसको हीट करके 0 डिग्री सेल्सियस तक लाना है। इसमें हीट लगेगी H1, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। उसके बाद इस आइस को मेल्ट करना है H2, इसको वाटर बनाना है, लेकिन इस वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। उसके बाद इस वाटर को हीट करना है और 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना है। इसमें हीट लगेगी H3। उसके बाद इस हीट वाटर को हमने स्टीम में कन्वर्ट करना है। स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना। तो यहाँ पर 4 अलग अलग हीट कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। H1 की वैल्यू होगी मास इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, जो लगभग 2 जूल्स पर ग्राम होती है, 2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होती है, इंटू डेल्टा टी जिसकी वैल्यू +10 आने वाली है। H2 आपके पास आएगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसकी वैल्यू भी आपको पता है। H3 आपके पास आएगा मास ऑफ वाटर विच इज 1 ग्राम इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी जो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। ऊपर वाला डेल्टा टी जो है वो 10 होगा, नीचे वाला डेल्टा टी 100 होगा। और H4 की वैल्यू आएगी m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिसकी वैल्यू आपको पता है 2300 जूल्स पर ग्राम होती है। तो यार एक बार सारी वैल्यूज पुट करके H की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आ रही है गाइस। Yes, sir. अमन, कैलकुलेट किया है ये अभी तक? सर एक मिनट बस। करके बता। H इज इक्वल टू m इंटू m की वैल्यू 1 ग्राम लिखेंगे। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ सारी वैल्यूज जूल्स पर ग्राम में डालना। अमन, 10 इंटू स्पेसिफिक यस आइस 2 जूल्स होती है शायद। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है, किसी को याद है? सर, मैंने 2.1 ली है। अच्छा चलो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? पेटेंट आपको वैल्यू लिखवाई थी 300 होती है यार। 336 336। 336। चलो, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 4.2 इंटू डेल्टा टी इज 100। मैं यहाँ सारी वैल्यूज जूल्स पर ग्राम में लिख रहा हूँ, ग्राम मेरा एंड में कैंसिल हो जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है 2320 जूल्स पर ग्राम। करो यार इसको फटाफट से ऐड और देखो कि जो 4 ऑप्शन है उनमें सबसे नजदीक कौन सा आ रहा है। एग्जैक्ट आंसर आए ना है, नजदीक वाला देखना होता है। और देखो इसमें ऑप्शन इतना दूर दूर है कि जो भी आंसर हमारा नजदीक भी आ गया हम उसे टिक कर सकते हैं। अगर सारे ऑप्शन नजदीक होते तो रिस्क रहता।
कितना आंसर आ रहा है? सर अप्रोक्सीमेटली 30545 ही आ रहा है। 3090 आ रहा है यहाँ से। 336 प्लस 4200 प्लस 232, ओ सॉरी 420 आएगा, 4200 नहीं आएगा, 420 आएगा, 420। कितना आ रहा है? 30, मान्य कितना आंसर था? 3096। 3096। अब हमने की हुई है बहुत भयंकर अप्रोक्सीमेशन, लेकिन अगर हम सारे ऑप्शन से देखते हैं तो ऑप्शन ए जो है वो बहुत ही नजदीक है हमारे निकाले हुए आंसर के। ओके 3045, अराउंड 50 जूल्स का फर्क पड़ता है, तो 3000 में 50 जो है उतना ज्यादा मैटर नहीं करता है। ओके सो आई थिंक द करेक्ट आंसर शुड बी ए। पीछे क्या दिया है पता है किसी को? ए दिया हुआ ए है। ही है। देखो बेटे इस तरह के क्वेश्चंस में ना आप एग्जैक्ट आंसर नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि जिस आदमी ने एग्जैक्ट आंसर निकाला होगा ना उसने ये सारी वैल्यूज जो है बुक से देखी होंगी और उसके बाद इन सबको कैलकुलेटर पे ऐड किया होगा। ठीक है, यहाँ तो चलो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एडिशन थी, लेकिन कई बार डिवीजन भी होती है, और डिवीजन तुम्हें पता है डिवीजन में एग्जैक्ट आंसर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत प्रैक्टिस बहुत एक्यूरेसी लगती है। तो इसलिए अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लो और उसके सबसे नजदीक जो ऑप्शन है उसको टिक कर दो। तो अगर आपका आंसर 3045 एग्जैक्ट नहीं आ रहा है तो दुखी होने की बात नहीं है। हो सकता है कि जिसने कैलकुलेट किया उसने इसकी वैल्यू 4.18 ली हुई हो, इसकी वैल्यू 2.1 ली हो, हमें नहीं पता है। तो इसलिए गड़बड़े होती हैं। आप सबसे नजदीक वाले आंसर को ही हमेशा टिक करोगे। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे कहा था, ये 16 किया हमने, आपने उसके बाद मुझे कहा क्वेश्चन नंबर 23। 23 जो है बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है। हमें कहा है कि एक मेटल बॉल है, ठीक है, और एक हाईली स्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, और ये दोनों ही सेम मटेरियल से बने हुए हैं। स्प्रिंग जो है ये स्ट्रेच्ड है, ऑफ कोर्स मेटल बॉल तो स्ट्रेच हो नहीं सकती। दे आर हीटेड so that both of them melt. Latent heat required, is it same for both or not? देखो मेटल बॉल जो है इसके बॉन्ड्स सारे के सारे इक्विलिब्रियम पे है, बॉन्ड्स आर ऑल रिलैक्स्ड एंड इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन जो स्प्रिंग है इसके बॉन्ड्स इक्विलिब्रियम पे नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इसे स्ट्रेच किया गया तो आपको पता है स्प्रिंग या कोई भी वायर को स्ट्रेच करने में हर एक बॉन्ड स्ट्रेच होता है। ठीक है, आप पूरी वायर कैसे स्ट्रेच करोगे? हर दो एटम्स के बीच का बॉन्ड स्ट्रेच होगा। ओके सो इन बॉन्ड्स को तोड़ना इजी है, बॉन्ड्स आर इजियर टू ब्रेक। सो इसमें आपको कम हीट लगेगी, लेस हीट इज रिक्वायर्ड टू मेल्ट द स्प्रिंग। या आप एक और लॉजिक लगा सकते हो कि जब आपने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया था तब आपने इसमें एनर्जी डाली थी, कितनी? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये एनर्जी भी इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करने में कंट्रीब्यूट करेगी। इस स्प्रिंग को वैसे तो तोड़ने की कोशिश करेगी लेकिन तोड़ नहीं पाएगी। अच्छा अगर उसे टेम्परेचर का साथ मिल गया तो टेम्परेचर के साथ मिलके या हीटिंग के साथ मिलके ये स्प्रिंग को मेल्ट जरूर करा ली। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो। पहला तरीका तो ये बॉन्ड्स के साथ है, बॉन्ड स्ट्रेच हो गए इसलिए तोड़ने आसान हो गए तो कम हीट लगेगी, कम एनर्जी लगेगी। दूसरा आप ये सोच सकते हो कि जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया गया और इसके अंदर एनर्जी डालेगी हाफ के एक्स स्क्वायर, वो एनर्जी भी अब स्प्रिंग को मेल्ट करने में हेल्प करेगी, क्योंकि वो कहाँ चली गई एनर्जी? वो बॉन्ड्स के अंदर चली गई है, वो इंटरनल एनर्जी बन गई है। तो आपको अब कम एनर्जी चाहिए इन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए या इस स्प्रिंग को मेल्ट कराने के लिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई ऐसा जिसे ये लॉजिक Yes, से sir. दिक्कत है या समझ नहीं आया है? बट उनका मटेरियल तो सेम है ना, हाँ बेटा तो मटेरियल बिल्कुल सेम, मटेरियल और मास डेल्टा सेम एच, मान लो। हाँ जी, तो डेल्टा एच MC डेल्टा T होगा तो सेम नहीं होगा? तो ये कह रही है डेल्टा एच, क्योंकि इन्होंने बात की लेटेंट हीट की। ठीक है, इन्होंने बात की लेटेंट हीट की, तो हम डेल्टा एच इज इक्वल टू ml लगाएंगे, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पे पहले ही था, अब मेल्ट करना है तो कितनी हीट लगेगी? दैट विल बी मास इनटू लेटेंट हीट। मैं ये कह रहा हूं कि अब हमें डेल्टा एच बाहर से कम देनी पड़ेगी,
डेल्टा एच इज हीट सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, ये कम लगेगी क्योंकि ये पहले ही टूटने को, मेल्ट होने को तैयार है। ठीक है, ये पहले ही मेल्ट होने को तैयार बैठा है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी एक्स्ट्रा एनर्जी आ चुकी है। ठीक है, मान्या? तो पीछे आंसर इक्वल गिवन है। नहीं बेटे, वो गलत होगा, इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि स्प्रिंग के अंदर ऑलरेडी एनर्जी थी, इक्वल नहीं हो सकता, वो गलत है। ओके, यस सर। इसी प्रॉब्लम को ना आइंस्टाइन ने एक और तरीके से स्टेट किया था एक जमाने में। उसने ये कहा था कि अगर हम एक स्प्रिंग को स्ट्रेच कर देते हैं और उसके बाद उस स्प्रिंग के ऊपर एसिड डाल देते हैं तो वो स्प्रिंग मेल्ट हो सकता है। उसने कहा कि चलो आपने जिंक का या कॉपर का स्प्रिंग बनाया और उसको आपने HCl में या H2SO4 में डाल के डिसॉल्व कर दिया, तो जो आपने वर्क करके उसमें एनर्जी स्टोर की थी वो कहाँ जाएगी? What happens to the energy stored in the spring? तो that goes into heating the spring। जो आपका टोटल एसिड प्लस स्प्रिंग बनेगा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी स्टोर थी वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इज इट क्लियर? भाई कुछ तो बोलो यार। सर एक Yes, और बार sir. एक्सप्लेन करना, हाँ जी, एक और बार एक्सप्लेन करना। आइंस्टाइन ने ये कहा था बेटे, यस, कि अगर आप एक स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो और उसके बाद उसके ऊपर एसिड डाल के उसे डिसॉल्व कर देते हो तो उस स्प्रिंग के अंदर जो इंटरनल एनर्जी थी, जो आप सॉरी हाफ की एक स्क्वायर वाली एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी जो आपने उसे दे रखी थी, उस एनर्जी का क्या होगा? सो द आंसर इज कि वो एनर्जी बॉन्ड्स की इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब बॉन्ड्स टूटेंगे तो वो सारी एनर्जी पार्टिकल्स को मिल जाएगी और पार्टिकल्स का मोशन बढ़ जाएगा, यानी कि इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। So the work done in stretching the spring will go into increasing the temperature of the spring. ओके Okay? चलो, यस उसके सर। बाद आप लोगों ने मुझसे बोला था क्वेश्चन नंबर 30। Temperature scale is changed from degree Celsius to degree Fahrenheit. What will happen to the numerical value of specific heat? ठीक है, हमसे कहा है कि अगर हम डिग्री सेल्सियस की जगह, अभी हम स्पेसिफिक हीट के जब यूनिट्स लिखते हैं तो हम लिखते हैं जूल्स पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर हम पर डिग्री सेल्सियस की जगह डिग्री फ़ारेनहाइट लिखें तो क्या होगा? अनदर वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। ठीक है, स्पेसिफिक हीट होती है हीट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय मास इनटू डेल्टा टी। ठीक है, और हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच में रिलेशन पता है, वो होता है 9/5 C + 32। सही लिखा मैंने रिलेशन? ओ, यहाँ पर F आना था। F is equal to 9/5 C + 32। + 32 होता है -32? +32। ये सही लिखा रिलेशन मैंने? यस सर। ओके, अब इसके बाद के लॉजिक को प्लीज बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि मैथ लगेगी, मैं लॉजिक से मैथ करूंगा। अगर हम सेल्सियस में कुछ चेंज लाते हैं, अगर हम सेल्सियस के टेम्परेचर में कुछ चेंज लाते हैं तो फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर में वो चेंज 9/5 टाइम्स होके दिखता है। कहने का मतलब क्या है? इफ टेम्परेचर इन सेल्सियस इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री, ठीक है, then temperature in Fahrenheit increases by 1.8 degree। 1.8 डिग्री is 9/5। ठीक है, सो टेम्परेचर का जो चेंज है उस चेंज का की न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चेंज इंक्रीजेस। ठीक है, अब न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो गई तो ये वाला जो फैक्टर है डिनोमिनेटर में, एक फैक्टर इंक्रीज हो गया। डिनोमिनेटर इंक्रीज हो गया तो पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी।
ठीक है, डेल्टा टी इंक्रीजेस तो सी डिक्रीजेस। सी मतलब स्पेसिफिक हीट की वैल्यू, दैट विल डिक्रीज। ओके, हीट अभी भी जूल्स में मेजर हो रही है, मास अभी भी ग्राम में मेजर हो रहा है, बस टेम्परेचर जो है वो सेल्सियस की जगह फ़ारेनहाइट में यूज कर रहे हैं। तो अगर आपने कहा था कि सेल्सियस में मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया है, तो फ़ारेनहाइट में वो चेंज 18 डिग्रीज का होगा। तो 18 लिखोगे आप, 10 की जगह 18 लिखोगे तो पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं कि डेल्टा टी इंक्रीजेस सी डिक्रीजेस। डेल्टा टी इंक्रीज होने का मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, सो द आंसर शुड बी व्हाट? क्या आंसर आएगा बेटे इसका? इंक्रीजेस, आंसर शुड बी ए। सर डी, बी डिक्रीज होगा। सी डिक्रीज होगा, सॉरी, तो आंसर विल बी बी, माय फॉल्ट, माय फॉल्ट, आंसर विल बी बी। पीछे क्या दिया हुआ है? बी है। D. बी फॉर बॉल या डी फॉर डॉग? बॉल। Ball. बॉल, ठीक है, मतलब मैंने सही निकाला है। ओके, सो अगेन यू कैन सी, मुझे सिर्फ तुम लोगों से ना फॉर्मूले में वैल्यूज नहीं डलवानी थी। ये असाइनमेंट बहुत लॉजिकल है, क्योंकि मैं सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज नहीं डलवाना चाहता तुमसे। मैं चाहता हूँ कि तुम अपना दिमाग इस्तेमाल करो, लॉजिक लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, अपनी मैथमेटिकल रीजनिंग यूज करो, और तब ये क्वेश्चंस करो। क्योंकि सच ये है ना यार, कि सिर्फ आईआईटी ही नहीं जाना है तुमने, तुमने सिर्फ अच्छे कॉलेजेस में ही नहीं सिलेक्ट होना है, तुमने उसके बाद भी करियर बनाना है। और दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म, कोई भी स्टार्टअप तुम्हें फॉर्मूले में वैल्यू डालने के पैसे नहीं देने वाला। तुम्हें अल्टीमेटली अपना दिमाग इस्तेमाल करने के, लॉजिक, कॉमन सेंस, रीजनिंग, ऐसी चीजें इस्तेमाल करने के पैसे मिलेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि तुम अभी से लॉजिक और रीजनिंग यूज करना शुरू करो। और फिजिक्स में नहीं किया तो कहीं पे लॉजिक नहीं लगा सकते तुम। फिजिक्स ज्यादा कॉमन सेंस दुनिया के किसी सब्जेक्ट में नहीं लगती। खुद सोच लो कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें फिजिक्स ज्यादा कॉमन सेंस लगती हो। केमिस्ट्री में कहाँ कितनी बार कॉमन सेंस लगाई है, मैथ्स में कितनी बार लगाई है। इसलिए तुम्हें कॉमन सेंस यूज करना सीखना पड़ेगा। अब ये तुम मुझे कह सकते हो नहीं सर आपने कोई फॉर्मूला नहीं लिखवाया था इस क्वेश्चन को करने का, या आपने कोई मेथड, कोई कंसेप्ट नहीं सिखाया था। हाँ, लेकिन इस रीजनिंग को फॉलो करना ये तुम्हें सीखना है। अगर अभी तक नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन नहीं है, इस तरह का के बहुत क्वेश्चंस करोगे और क्वेश्चंस करते करते तुम ये सब कुछ सीख जाओगे बेटे। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं कि सर आज आपने इतनी लॉजिकल असाइनमेंट दे दी, इतनी कंसेप्चुअल दे दी, मुझसे नहीं हुई। कोई बात नहीं, अब सीख तो लिया ना, जो चीज नहीं हुई वो मैंने करा दी। अब धीरे धीरे तुम सीखते जाओगे ये लॉजिक्स लगाना, और 2 साल बाद नहीं, अब तो 1.5 साल बचा है, लगभग 1-1.5 साल के बाद तुम इस चीज में बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, जिस दिन तुम आईआईटी का एग्जाम देने जाओगे या नीट का एग्जाम दोगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। अच्छा 30 तो हमने कर लिया, 31। बाय एक्सर्टिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन एन आइस ब्लॉक, ये तो रिपीट हो गया बेटे, ये तो क्वेश्चन लगभग रिपीट हो गया ना। ऐसा एक क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था कि नहीं किया था? Yes, sir. यस सर। Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 3, ठीक है, सो दिस इज रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन 3। तो इसके ऊपर टाइम क्यों लगा रहा हूं मैं? फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। व्हेन वी रब आवर palms दे गेट हीटेड बट ओनली टू अ मैक्सिमम टेम्परेचर, व्हाई? ऐसा क्यों होता है कि अगर हम अपने पाम्स रब करते हैं तो उनका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन अगर बहुत देर तक भी तुम अपने हाथ रब करते रहोगे ठंड में, तो एक लिमिट से ज्यादा तुम उनका टेम्परेचर नहीं बढ़ा पाओगे? क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि our body including our hands keeps losing heat to environment। ठीक है, एनवायरनमेंट मतलब आपके आसपास की जो सराउंडिंग एयर है। ओके, आप हमेशा, आपकी बॉडी उसको हीट देती रहती है, सर्दियों के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे उससे हीट ले रही होती है। सो एट सम पॉइंट इन हीटिंग, ठीक है, एट सम पॉइंट इन हीटिंग दिस हीट लॉस, दिस हीट गेन, जो आप हाथ रब करके आप जो हीट गेन कर रहे हो, हीट गेन
becomes equal to temperature loss to the environment. जब आप वो हाथ रब कर रहे होते हो तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि आप हाथ रब करके जितनी अपने लिए हीट ले रहे हो बॉडी में, आप जितना काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट कर रहे हो, उतनी ही हीट आप साथ के साथ एनवायरनमेंट को लूज भी कर रहे हो. उस पॉइंट पे आप एक तरह से थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाओगे, यानी कि आप ना टेम्परेचर हीट गेन कर रहे हो ना लूज कर रहे हो, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा. ठीक है, हीट गेन बिकम्स इक्वल टू हीट लॉस एंड टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट. जब ये सिचुएशन एक बार अचीव हो जाती है कि आप जितनी हीट गेन कर रहे हो उतनी लूज कर रहे हो, उसके बाद आपका टेम्परेचर यानी कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, विच इज अ गुड थिंग. ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर जरूरत से ज्यादा इंक्रीज भी हो जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है. मेडिकल पीपल माइट नो दिस. हमारी बॉडी में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए. ओके, तो हम उस सिस्टम के साथ लड़ना नहीं चाहिए. क्वेश्चन 33, टाइम बचा है, हाँ क्वेश्चन 33 कर लेते हैं. बुलेट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v स्टॉप सडनली आफ्टर हिटिंग द टारगेट. यानी कि उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv², ठीक है, ये एकदम से हो गई जीरो, सडनली रुक गई. तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी का लॉस है वो कहाँ गया, वो गया हीट में. होल मास मेल्ट्स, ओके, mass be m, specific heat s, initial temperature 25 degree Celsius, melting point 475 degree Celsius and latent heat L. Find the value of V. Quite easy. हम कहेंगे कि यार change in kinetic energy plus heat gained is equal to 0. Change in kinetic energy is 0 minus half mv². Heat gained will be mass into specific heat S into change in temperature, which is 475 minus 25 प्लस मास ऑफ बुलेट इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. बुलेट मेल्ट हो रही है तो वो भी तो एक तरह का फ्यूजन ही है ना यार. फ्यूजन सिर्फ वाटर आइस का होता है, वो भी सॉलिड का फ्यूजन होता है. ठीक है, Yes, sir. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा mv² डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू m इंटू s इंटू 450 प्लस m इंटू LF. अब यार यहाँ पर ये जो J लिखा है ना, J इज इक्वल टू 4.2 कैलोरी पर जूल. ठीक है, इसको कहते हैं थर्मल इक्विवेलेंट ऑफ वर्क. बेसिकली ये हमें ये कहना चाहते थे कि mv²/2 जब आप कैलकुलेट करोगे वो जूल्स में आएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू कैलोरी में दी हो. तो उस केस में LHS को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कैलोरीज में, जिसके लिए आपको इसे इस 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, हम जानते हैं 1 जूल इज इक्वल टू, यहाँ पर यार J से कंफ्यूज नहीं होना है, हम जानते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 4.2 कैलोरीज. ठीक है, तो इन्होंने कन्वर्टिंग टू कैलोरीज के लिए LHS को J से डिवाइड किया. J मतलब 4.2. ओके, कन्वर्ट टू कैलोरी डिवाइड LHS बाय J. पूरा नहीं डिवाइड करना है क्योंकि m इंटू v² जो भी करेंगे वो जूल्स में ही आएगा. ये चीज का वैसे कोई मतलब बनता नहीं है खास, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को जूल्स में भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपको एक्चुअल वैल्यूज दी हुई होती तो. तो यार कौन सा ऑप्शन सही मैच हो रहा है इस सब में? आई सपोज ऑप्शन बी मैच हो रहा है. ऑप्शन बी बन रहा है यार. Yes, sir. Yes. ठीक है, लॉजिक सबको समझ में आ गया. ये मेरे ख्याल ये जो J है ना, ये सिर्फ कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए. J का मतलब होता है थर्मल इक्विवेलेंट ऑफ वर्क व्हिच इज 4.2 कैलोरीज पर जूल. ओके, मैंने उल्टा लिखा. Yes, sir. यहाँ पर उल्टा लिख दिया, सॉरी. J इज 4.2 जूल्स पर कैलोरी. ये भी उल्टा लिखा हुआ है. तुम लोग बताते ही नहीं हो कि सर आप उल्टा लिखते